नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का विज्ञान का 8वां अध्याय देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि बहती हुई हवा, जिसको विंड कहा जाता है, उसमें स्टॉर्म और चक्रवात की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम हवा के बारे में बात करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने देखा है हवा की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा है। हमने समझा है कि हवा में भार होता है, हवा एक जगह ऑक्यूपाई करती है। अब कुछ और डिफ़िकल्ट या कुछ और कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स पे हम आने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम हवा की और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक हम हवा का ये बोलते हैं कि हवा दबाव उत्पन्न करती है या एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ज़ोर की आंधी चल रही है या तूफ़ान चल रहा है, तो उस तूफ़ान या आंधी की वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर पेड़ गिर जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हवा जो है दबाव उत्पन्न करती है या प्रेशर उत्पन्न करती है। इसी तरीके से हवा की जो स्पीड है उसको मेजर करते हैं हम एनीमोमीटर से, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा की स्पीड को मेजर करने के काम में आता है। जो बहती हुई हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं, और जब ये विंड और तीव्र हो जाता है तो उसको हम गेल कहते हैं, और जब ये गेल से भी तीव्र होता है तो उसको हम स्टॉर्म या आंधी कहते हैं। तो ये आंधी तूफान जब आता है तो किस तरह से नुकसान होता है, क्या क्या डिवास्टेशंस होते हैं, उसके बारे में हम आज की कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चंद एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, जिनकी सहायता से हम समझेंगे कि हवा किस तरीके से दबाव उत्पन्न करती है। मान लीजिए आपने एक पानी की बोतल ली है, उसमें गरम गरम पानी भर दिया है। अब आपने उसका जो ढक्कन है वो एकदम टाइट बंद कर दिया और उसको ठंडे पानी के नीचे रख दिया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो बॉटल है उसका शेप जो है वो डिफॉर्म हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाष्प होती है उस बॉटल के अंदर वो धीरे धीरे पानी बन रही है, और वाष्प के धीरे धीरे पानी बनने की वजह से क्या हो रहा है, हवा का जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, और इसीलिए बॉटल आपको कोलैप्स होती हुई या सिकुड़ती हुई नज़र आती है। तो ये जो कंप्रेशन होता है ये मुख्यतः इसी वजह से होता है। अब अगला एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि आप कभी बोट चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप बोट चलाते हैं तो बोट अगर आप चला रहे हैं और हवा भी उसी तरफ बह रही है तो आपकी बोट बहुत तेज़ी से चलेगी। पर अगर हवा इस दिशा में जा रही है और आपको बोट इस दिशा में ले जानी है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हवा के विपरीत जाना एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, या आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप हवा के विपरीत दिशा में जाना चाहते तो। इसी तरीके से आप साइकिल चलाते ही हैं। अब आप साइकिल चला रहे हैं, अगर टायर में हवा कम है तो क्या होगा, आप साइकिल अच्छे से नहीं चला पाएंगे। पर दूसरी तरफ अगर आपने टायर में बहुत सारी हवा डाल दी तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से वो टायर बर्स्ट हो जाएगा या टायर फट सकता है। तो ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि जो हवा है वो दबाव उत्पन्न करती है। इसी तरीके से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब भी स्पीड ज़्यादा होती है हवा की तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हवा का दबाव है वो कम हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें बच्चा एक फनल में एक छोटी सी बॉल रख के उस पर फूंक मार रहा है, तो क्या होगा, बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। पर अगर वो फनल उल्टी करके नीचे की तरफ करके उसके नीचे उसको बंद करके उस पर हवा डालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो बॉल ऊपर की तरफ ही रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो फनल का मुंह है वो बहुत ही सकड़ा है। सकड़ा होने की वजह से वहाँ पर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है। हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ दबाव बहुत कम है, जबकि जो चौड़ा हिस्सा है वहाँ पर दबाव ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो बॉल है वो फनल के मुंह पर रहेगी या टिप पर रहेगी, जहाँ पर उसका फनल का हिस्सा सबसे सकड़ा होगा। इसी तरीके से एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने 2 बलून्स में पानी भर दिया है और आप उन दोनों बलून्स को एक स्ट्रिंग पे बांध चुके हैं और उसके बीच में बहुत ज़ोर से हवा फेंक रहे हैं। जब आप बहुत ज़ोर से हवा फेंकेंगे उनके बीच में तो क्या होगा, वो दोनों बलून्स आपस में पास आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि अगर उनके बीच में प्रेशर कम हो चुका है तो वो एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा है।
जब भी हमने पढ़ा, जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम हो जाता है। अब आप वहाँ पे बहुत ज़ोर से फूंक मार रहे हैं या बहुत ज़ोर से हवा फेंक रहे हैं तो क्या होगा, उस एरिया में स्पीड बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से वो दोनों बलून्स पास में आएंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमने लिया है। इसमें हमने क्या किया है कि एक बच्चा पेपर की स्ट्रिप मुंह में रखे हुए है और उसको पकड़ रखा है। अब अगर वो हवा फेंकेगा, ध्यान से सुनिए, अगर वो हवा फेंक रहा है तो वो स्ट्रिप ऊपर की तरफ बेंड होगी। क्यों? क्योंकि जब वो हवा फेंक रहा है तो ऊपर की तरफ हवा की स्पीड ज़्यादा है, दबाव कम होगा, और दबाव कम होने की वजह से वो पेपर स्ट्रिप जो है ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर आप जा रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो कई बार आपने देखा होगा अगर आपने हाथ में छाता पकड़ रखा है तो छाता उल्टा हो जाता है। तो छाता अप टर्न क्यों होता है? वो भी हाई स्पीड की वजह से। जब तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ गति पे हवा आ रही है, तो वहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो गया है और इसकी वजह से छाता जो है वो अप टर्न हो जाता है या उल्टा हो जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसमें हम बोलते हैं हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ चलती है। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। जितना ज़्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, हवा उतनी ही ज़्यादा तेज़ चलेगी। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस कम है तो हवा धीरे चलेगी, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो हवा और तेज़ चलेगी। इसी तरीके से एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें हम बोलते हैं कि हवा जब गर्म होती है तो वो फैलती है और जब वो ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपने एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर बलून लगा दिया है और उसको नॉर्मल पानी में रखा है, तो बलून कुछ इस तरीके से है। अब अगर ये हॉट वाटर है, गर्म पानी है, तो क्या होगा? बलून फूल जाएगा, और दूसरी तरफ अगर ठंडा पानी है तो बलून सिकुड़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जो गर्म हवा है उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर की तरफ उठे। अब क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर कहीं धुआं हो रहा है तो धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। तो ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन या प्रदूषण कहाँ जाएगा? प्रदूषण हमेशा आपको ऊपर उठता हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गर्म है और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है। तो जैसे जैसे हवा गर्म होगी वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी। तो जहाँ पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है वहाँ पर एक लो प्रेशर सेंटर जनरेट होगा और धीरे धीरे कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हवाएं उस लो प्रेशर के केंद्र में आने की कोशिश करेंगी। इसका बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे पास दो बैग्स हैं जो हमने एक सेंटर पे बांध रखे हैं, एक बैलेंस पे संभाल रखे हैं। अब क्या होता है, एक बैग को के नीचे हम गरम कैंडल रख देते हैं तो गरम हवा ऊपर उठेगी। गरम हवा ऊपर उठने की वजह से ये बैग धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर उठने लगेगा। तो बैलेंस पे किस तरीके से वेट चेंज होता है वो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके भूगोल से ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसमें हम समझते हैं कि जो हवा होती है वो जो मूविंग एयर है जिसको हम विंड कहते हैं, वो जो करंट जनरेट करती है वो मुख्यतः अर्थ की हीटिंग की वजह से है। अर्थ जब गर्म होती है, पृथ्वी जब गर्म होती है तो वो समान रूप से गर्म नहीं होती। निश्चित तौर पे हम बोलेंगे कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है तो भूमध्य रेखीय जो हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म होगा, जो पोलर या ध्रुवीय क्षेत्र है वो कम गर्म होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से करंट्स जनरेट होते हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर के बेल्ट्स बनते हैं। तो इक्वेटर पे आपका लो प्रेशर होता है, ट्रॉपिक्स पे आपका हाई प्रेशर होता है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर होता है और पोलर हाई प्रेशर होता है। जैसा कि हमने समझा हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। तो कुछ इस तरह हवा का मूवमेंट होगा। पर ये हवाएं कभी भी परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ नहीं चलती हैं, या मतलब ये स्ट्रेट नहीं चलती हैं। इसमें एक डिफ्लेक्शन होता है। वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता है? वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, जो हमने एक अलग क्लास में बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया है। अगर सिंपल टर्म्स में आप समझना चाहें तो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन से समझा सकते हैं कि जो अर्थ पे इक्वेटर है उसको जितनी देर में 24 घंटा पूरा करना है, पोल को भी उतनी ही देर में करना है। पर
इक्वेटर को करने के लिए ज़्यादा तेज़ घूमना पड़ेगा बनिस्बत पोल को करने के लिए, क्योंकि पोल को तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा और वो 24 घंटा पूरा कर लेगा। तो इक्वेटर को अपनी स्पीड बहुत तेज़ रखनी पड़ेगी, या भूमध्य रेखा पे स्पीड बहुत तेज़ होगी। और अगर मैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाना चाहती हूँ तो मैं वो स्पीड मेंटेन कर पाती हूँ तो ठीक है, मैं स्ट्रेट जा पाऊँगी। अगर मैं ध्रुव की स्पीड मैच करना चाहूँगी तो फिर मुझे क्या करना होगा, मैं अगर तेज़ी से घूम रही हूँ तो मैं धीरे 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 वही स्पीड मेंटेन करूँगी, तो मैं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाऊँगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है और साउथ हेमिस्फीयर में जो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है वो आपका कोरियोलिस फोर्स से होता है। और कोरियोलिस फोर्स जो है वो आपके विंड में डिफ्लेक्शन पैदा करता है, हवा को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा है, जितने भी हमारे सीजन्स होते हैं वो अरेबिक एक शब्द है मौसम, उससे आए हैं, और इस मौसम शब्द से ही आपका मानसून बना है। तो मानसून जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होते हैं। जो मानसूनी हवाएं हैं वो गर्मियों में क्या होगा, आपकी ज़मीन पे जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। भारत को अगर ले लें तो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी लैंड मास पे, तो यहाँ पर एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो आपकी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये हवाएं समुद्र से आ रही हैं, ये अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर, नमी और वर्षा लेके आएंगी। तो मॉनसून की वजह से यहाँ पर वर्षा होगी, इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। जबकि जब रिटर्निंग मानसून होता है जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, वो मानसून यूजुअली शुष्क हवाएं लेके जाता है और उसके साथ साथ आपके सिर्फ भारत के कुछ तटों पर, जो पूर्व के तमिलनाडु का कोस्ट है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि विंटर रेनफॉल होती है, पर अधिकांश एरिया शुष्क रहते हैं। इसी तरीके से आपकी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है। अगर मान लीजिए आप बॉम्बे में रहते हैं, आपका मकान बालकनी को, आपकी जो मकान की बालकनी है वो समुद्र को फेस करते हुए है और आपने अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रखे हैं, तो दिन की तरफ कपड़े किस दिशा में जाएंगे, दिन की तरफ कपड़े आपके घर की दिशा में जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सी ब्रीज कहाँ से चलती है, सी ब्रीज समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और ये कब चलती है, दिन में चलती है। जबकि लैंड ब्रीज क्या होती है, वो रात में चलती है, नाइट में चलती है। और नाइट में कैसे चलती है, वो ज़मीन से, लैंड से सी की तरफ चलती है। तो ये सी से लैंड की तरफ चल के अपना साइकिल पूरा करती है। क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है इसलिए समुद्र से हवाएं ज़मीन की तरफ आती हैं और ये साइकिल पूरा दिन में पूरा हो जाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने समझने की कोशिश की। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थंडर स्टॉर्म। जो आपकी आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है उसको हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। थंडर स्टॉर्म किन किन क्षेत्रों में कॉमनली देखा गया है, जो गर्म और नम क्षेत्र हैं ट्रॉपिकल एरिया के, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के, उन क्षेत्रों में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन अच्छे से देखा गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देखा गया है। पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने से पहले क्या बनेगा, थंडर स्टॉर्म बनेगा। तो थंडर स्टॉर्म कब होगा, जब आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो हवाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेंगी। जब हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी तो कन्वेक्शन करंट्स पैदा होंगे और ऊपर के एटमॉस्फेयर में ये डाइवर्ज करने की कोशिश करेंगी। पर थंडर स्टॉर्म्स जब आते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप खुले में हैं तो आप किसी सेफ बिल्डिंग में चले जाएं। कार या बस को सेफ माना गया है। अगर आपने अम्ब्रेला पकड़ रखा है, छाता पकड़ रखा है, तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि छाते की मेटालिक डंडी होती है जो कि कंडक्टिव होती है और वो रिस्की है। पेड़ों के नीचे ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि नहीं खड़े रहना चाहिए। जब यही थंडर स्टॉर्म और इंटेंस हो जाता है और ज़्यादा तीव्र हो जाता है तो हम बोलते हैं चक्रवात का गठन होता है। यह चक्रवात साइक्लोन्स बनते हैं। अब साइक्लोन्स क्या होते हैं, इंटेंस लो प्रेशर एरिया, बहुत ज़्यादा कम दबाव का क्षेत्र होगा जहाँ पर उच्च दबाव के क्षेत्र से हवाएं आएंगी और ये कम दबाव के क्षेत्र से हवाएं धीरे 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 ऊपर उठने की कोशिश करेंगी और ऊपर के एटमॉस्फेयर में ये डाइवर्ज होने लगेंगी। जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो इस कम दबाव का जो मध्य का क्षेत्र है उसको हम साइक्लोन या चक्रवात की आँख कहते हैं। ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल काम होता है, यहाँ पर कोई भी बादल नहीं दिखाई देते और यहाँ पर बिल्कुल हल्की पवन चलती है। पर इमीडिएटली इसके बाद में आपकी आई वॉल होती है जहां पर इंटेंस एक्टिविटीज देखी गई हैं, बहुत तेज हवाएं देखी गई हैं, बड़े बड़े बादल देखे गए हैं। इसकी स्पीड
जो है साइक्लोन की या चक्रवात की, वो उसके मध्य से बाहर की तरफ जाते जाते धीरे धीरे कम होने लगती है। यूजुअली 10 से 30 किलोमीटर का इसका दायरा देखा गया है। और ये किन किन कारकों से प्रभावित होता है? ये तापमान से, नमी से और हवा के डायरेक्शन से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हवाएं ऊपर उठ रही हैं। जो बीच बीच के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी थोड़ी हवाएं ऊपर उठ रही हैं, उनको रेन बैंड्स कहा गया है। और इसी तरीके से ऊपर के एटमॉस्फेयर में आपका आउटफ्लो है, जहाँ से हवाएं बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। अगर अमेरिका के आसपास के क्षेत्रों में इसको देखा जाए तो इसको हरिकेन कहा गया है। जापान और फिलीपाइंस के क्षेत्र में इसको टाइफून कहा गया है। भारतीय सागर महासागर के क्षेत्र में, इंडियन ओशन के क्षेत्र में इसको साइक्लोन कहा गया है या चक्रवात कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में इसको विले विले कहा गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला इंडिकेशन जो ये बताता है कि चक्रवात आने वाला है वो ये होता है कि हवाएं बहुत तेज़ गति से चलने लगती हैं। फिर आजकल तो सैटेलाइट और रेडार की सहायता से अर्ली मॉनिटरिंग, अर्ली फॉरकास्टिंग हो सकती है। पर पहले जब ये नहीं होती थी तो यूजुअली जो समुद्र के पास के एरिया है वहाँ पर ये देखा जाता था कि समुद्र में लहरों का हाइट, जो लहरों की हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है और ये 3 से 12 मीटर तक की ऊंचाई ले लेती है। चक्रवात आने की वजह से आसपास की जो मिट्टी है वो कम उर्वरक हो जाती है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बुनियादी ढांचे हैं उनको नुकसान पहुंचता है। बहुत तेज़ वर्षा होती है, कई बार बाढ़ जैसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है इन क्षेत्रों में। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो जो ईस्ट कोस्ट है वो वेस्ट कोस्ट के बनस्पत ज़्यादा वल्नरेबल है साइक्लोन्स के लिए। यहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स देखे गए हैं, नंबर में भी ज़्यादा देखे गए हैं और जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसमें भी वो साइक्लोन्स ज़्यादा देखे गए। इसी तरीके से एक टॉर्नेडो होता है। टॉर्नेडो एक बहुत डार्क फनल शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें मुख्यतः मिट्टी, धूल, धुआं दिखाई देता है। ये वीक होता है, इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी गई है। साइक्लोन के अंदर ही टॉर्नेडो की संरचना होती है और टॉर्नेडो शेल्टर्स जो होते हैं उनको बेसिकली कुछ रूम्स बनाए जाते हैं जहाँ पर कोई भी खिड़की दरवाजे नहीं होते ताकि वो टॉर्नेडो के जो धूल मिट्टी है उससे बच सकें। और अगर ऐसा माना गया है कि आपको टॉर्नेडो में बचना है तो आपको अपनी पोजीशन इस तरीके से करनी होगी कि आप अपना सिर नीचे करके बैठ जाएं और अपना हाथ जो है अपने सिर के ऊपर रख के नीचे की तरफ झुक जाएं। तो वो एक ऑप्टिमम पोजीशन मानी गई है जिसमें आप टॉर्नेडो के इम्पैक्ट से बच सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं। सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प। ऐसा माना गया है कि अगर आप खुद की सहायता कर सकते हैं चक्रवात के समय तो वो सबसे अच्छा है। रेस्क्यू टीम्स जो आती हैं आपकी सहायता करने के लिए, उनसे अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत तीव्र होना चाहिए। शेल्टर रूम्स स्थापित होने चाहिए, इमरजेंसी सप्लाई होनी चाहिए। बहुत सारे हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं, जो आपको घरेलू सामान लगता है, उनकी सुविधाएं आप पहले से बुक करके रख लें तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से गंदा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए उस समय पे। गीले हाथ से स्विच को नहीं दबाना चाहिए। साइक्लोन अलर्ट और वॉच जो है 48 घंटे पहले इशू हो जाता है और वार्निंग लगभग 24 घंटे पहले इशू होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी बहुत ज़ोर का चक्रवात आए तो सारे खिड़की दरवाजे घर के बंद नहीं होने चाहिए। उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से आपके घर में एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है जिससे ऐसा माना जाता है कि घर की छत भी जा सकती है उस प्रेशर की वजह से। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। आगे चल के हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे विज्ञान के, तो आप चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।